नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। साथियों, ये क्लास हमारी हर रोज होती है जिसमें हम हिंदी भाषा व साहित्य से संबंधित प्रश्नों पर विस्तृत चर्चा करते हैं जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत उपयोगी है। आइए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं और हमारा आज का पहला प्रश्न है, मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक है। आपके पास ऑप्शन है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, राउलवेल या वसंत विलास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। मैथिली हिंदी में रचित गद्य की पहली पुस्तक वर्ण रत्नाकर है। अब आप लोगों ने इसके रचनाकार कौन है उनका नाम बताना है। बिल्कुल सही, यह रचना जो है वो ज्योतिरिश्वर ठाकुर की है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ? आपको बताना है कि किस भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ। आपके पास ऑप्शन है पंजाबी, मराठी, गुजराती या सिंधी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। गुजराती भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। अब हम बात करते हैं कि पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है। बताइए, पंजाबी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? बिल्कुल सही, पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी भाषा का विकास हुआ और मराठी का महाराष्ट्री अपभ्रंश से और सिंधी का ब्राह्मण अपभ्रंश से। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कुलपति मिश्र की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना कुलपति मिश्र की है। आपके पास ऑप्शन है चंडी चरित्र, द्रोण पर्व, हिम्मत बहादुर वृद्धावली या प्रेम वाटिका। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना कुलपति मिश्र की है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। द्रोण पर्व जो है वो कुलपति मिश्र की रचना है। अब हम बात करते हैं कि चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है। बताइए, पिछली क्लास में ही हमने चर्चा की थी कि चंडी चरित्र किसकी रचना है। बिल्कुल सही, गुरु गोविंद सिंह की रचना का नाम है चंडी चरित्र। और हिम्मत बहादुर वृद्धावली इसके रचनाकार कौन है? किसकी रचना है? तो यह पद्माकर की रचना है। प्रेम वाटिका रसखान की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया? आपके पास ऑप्शन है शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु या गारसादत्त तासे। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आपको बताना है कि कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया है। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किस विद्वान ने किया? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। मिश्र बंधु और किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने जो है वो कालानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया था, जबकि शिवसिंह सेंगर और गारसादत्त तासे ने वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग किया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्राकृत पेंगलम के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि प्राकृत पेंगलम के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है विद्याधर शारंगधर, हेमचंद, पुष्पदंत, जोइंदु। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, प्राकृत पेंगलम किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। प्राकृत पेंगलम के रचनाकार विद्याधर शारंगधर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, रेवा तट पृथ्वीराज रासो का कौन सा सर्ग है? आपके पास ऑप्शन है 22वां, 24वां, 25वां या 27वां। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आप जानते हैं कि पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं? बताइए, पृथ्वीराज रासो में कुल कितने सर्ग हैं?
बिल्कुल सही, 69 सर्ग है पृथ्वीराज रासों में कुल। अब आपको बताना है कि जो रेवा तट सर्ग है वह पृथ्वीराज रासों का कौन सा सर्ग है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। 27वां सर्ग है रेवा तट। और इसमें क्या है, रेवा तट सर्ग में दिल्ली के महान राजा पृथ्वीराज चौहान तथा शहाबुद्दीन गोरी की रेवा तट पर होने वाले संघर्ष का वर्णन है। कई बार प्रश्न आता है कि पृथ्वीराज रासो का सबसे बड़ा सर्ग, उसका नाम बताइए, कौन सा है सबसे बड़ा सर्ग? तो कनवस युद्ध। हमारा अगला प्रश्न है, बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? आपके पास ऑप्शन है मीराबाई, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बाल चित्रण में कौन सा कवि श्रेष्ठ है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। बाल चित्रण में सूरदास जो है वो श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। अब आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया? आपको बताना है कि द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया। आपके पास ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या शांतिप्रिय द्विवेदी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर रखा गया? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। द्विवेदी युग का समय क्या माना जाता है? बताइए, द्विवेदी युग का समय कब से कब तक माना जाता है? तो द्विवेदी युग का समय 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक द्विवेदी युग का समय माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, झोपड़ी से राजभवन किसकी साहित्यिक कृति है? आपको बताना है कि झोपड़ी से राजभवन किसकी रचना है। आपके पास ऑप्शन है शयोराज सिंह बेचैन, ओम प्रकाश वाल्मीकि, अंबिका दत्त व्यास या माता प्रसाद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में आपने इसकी विधा भी बतानी है कि झोपड़ी से राजभवन किस विधा की रचना है और इसके रचनाकार कौन है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद जी की रचना है। और इसकी विधा क्या है, किस विधा की रचना है ये? तो यह एक आत्मकथा है और इसका समय 2002 ईस्वी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, कल्याणी प्रसाद कृत किस नाटक की पात्र है? आपको बताना है कि कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है। आपके पास ऑप्शन है अजातशत्रु, ध्रुव स्वामिनी, चंद्रगुप्त या सज्जन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए, कल्याणी जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की पात्र है? बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। कल्याणी जो है वो चंद्रगुप्त नाटक की पात्र है। अब आप लोगों ने बताना है कि चंद्रगुप्त का रचनाकाल क्या माना जाता है। बताइए। बिल्कुल सही, चंद्रगुप्त का रचनाकाल जो है वो है 1931 ईस्वी का नाटक है। और अजातशत्रु 1922 ईस्वी का है। ठीक है। और ध्रुव स्वामिनी बताइए 1933 ईस्वी का नाटक है। और सज्जन 1910 ईस्वी का है, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का पहला नाटक माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि सो अजान एक सुजान नामक उपन्यास के रचनाकार कौन है। आपके पास ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, प्रेमचंद, प्रताप नारायण मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? और साथ में इसका रचना काल भी बताना है आपको। बताइए। बिल्कुल सही, सो अजान एक सुजान
बालकृष्ण भट्ट जी का उपन्यास है। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है और इसका समय 1892 ईस्वी माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से हरिवंश राय बच्चन की रचना है। आपको बताना है कि इनमें से हरिवंश राय बच्चन जी की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है स्वर्णधूलि, लहर, एकांत संगीत या बावरा अहेरी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन जी की है? बताइए। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। एकांत संगीत हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अब हम बात करते हैं कि स्वर्णधूलि यह किसकी रचना है। स्वर्णधूलि के रचनाकार का नाम बताइए। बिल्कुल सही, यह है सुमित्रा नंदन पंत की 1947 ईस्वी की स्वर्णधूलि। और लहर के रचनाकार कौन है बताइए, और साथ में इसका रचना काल भी बताना है। लहर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है 1933 ईस्वी की। और बावरा अहेरी के रचनाकार कौन है? बिल्कुल सही, यह अज्ञे जी की रचना है। बावरा अहेरी 1954 ईस्वी की। हमारा अगला प्रश्न है, सुमिलित कीजिए। आपको सुमिलित करना है, ठीक है। सूची 1 में रचनाएं दी गई है और सूची 2 में जो है वो रचनाकार के नाम दिए गए हैं। आपके पास सूची 1 में है गंगावतरण, युगचरण, पाथे, उर्मिला, ठीक है। और सूची 2 में है रचनाकार के नाम मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। गंगावतरण किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। युगचरण माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। पाथे किसकी रचना है? पाथे के रचनाकार है सियाराम शरण गुप्त। और उर्मिला बालकृष्ण शर्मा नवीन की रचना है। तो इस तरह से हमारा कोड बनता है 4। युगचरण किसकी है? 4 3 2 5। 4 3 2 5। आइए देखते हैं हम अपना कोड 4 3 2 5। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 4 3 2 5 इसका सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है? पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि रस गंगाधर किसकी रचना है? पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। अब आपको बताना है कि रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने किस बादशाह की प्रशंसा की है। आपके पास ऑप्शन है औरंगजेब, अकबर, बाबर, शाहजहां। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 4 बताया है उनका आंसर सही है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने शाहजहां की प्रशंसा की है। हमारा अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है? आपको बताना है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह किसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मैथिली शरण गुप्त या प्रेमचंद। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? आधुनिक हिंदी का पितामह किसे कहा जाता है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? आपको बताना है कि अंधा युग में कुल कितने अंक हैं। आपके पास ऑप्शन है 5 3 7 2। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? सबसे पहले आपने ये बताना है कि अंधा युग किसकी रचना है और इसका समय क्या है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? अंधा युग में कुल कितने अंक हैं?
बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। इसमें कुल 5 अंक हैं। अब आप लोगों ने मुझे बताना है कि अंधा युग नाटक जो है इसके नाटककार कौन है और इसका समय क्या है। बिल्कुल सही। अंधा युग के नाटककार कौन है? धर्मवीर भारती है और इसका रचनाकाल 1954 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है और इसमें कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अंक दर्पण किसकी रचना है? आपको बताना है। सॉरी, अंक दर्पण किसकी रचना है? आपके पास ऑप्शन है बेनी प्रवीण, रसलीन, रसनिधि या मतीराम। तो साथियों इसका सही आंसर बताइए। अंक दर्पण किसकी रचना है? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। अंक दर्पण रसलीन की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, भग्नदूत का रचनाकाल है। आपको बताना है कि भग्नदूत का रचनाकाल क्या है। आपके पास ऑप्शन है 1933 ईस्वी, 1936 ईस्वी, 1939 ईस्वी या 1937 ईस्वी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? भग्नदूत का रचनाकाल क्या है और साथ में ये भी बताना है कि यह किसकी रचना है। भग्नदूत के रचनाकार कौन है और इसका रचनाकाल क्या है। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है। भग्नदूत का रचनाकाल 1933 ईस्वी है और यह किसकी रचना है? तो यह अज्ञे जी की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अज्ञे की नहीं है? आपको बताना है कि इनमें से कौन सी रचना अज्ञे जी की नहीं है। आपके पास ऑप्शन है नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, मुक्तिबोध, अपने अपने अजनबी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए कौन सी रचना जो है वो अज्ञे जी की नहीं है। ये सभी जो है वो उपन्यास विधा की रचनाएं हैं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन्होंने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। मुक्तिबोध उपन्यास जो है वो अज्ञे जी का नहीं है। तो किसका है? साथ में ये भी बताइए। बिल्कुल सही। मुक्तिबोध के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार हैं और इसका समय 1965 ईस्वी माना जाता है। नदी के द्वीप, शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, ये तीनों उपन्यास किसके हैं? अज्ञे जी के हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अज्ञे ने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है? आपको बताना है कि अज्ञे जी ने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है। आपके पास ऑप्शन है सहज भावनाओं का, दमित भावनाओं का, यौन प्रवृत्तियों का या काल्पनिकता का। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? अज्ञे जी ने अपने उपन्यासों में किसका चित्रण किया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। अज्ञे जी ने अपने उपन्यासों में यौन प्रवृत्तियों का चित्रण किया है। हमारा अगला प्रश्न है, चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य है। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि चीफ की दावत कहानी विधा है और इसके रचनाकार कौन थे? तो भीष्म साहनी की रचना है ये। अब आपको बताना है कि चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य क्या है। आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे बेटे व माँ के स्नेहमयी संबंधों को दिखाना, व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतन को उजागर करना, बेटे की तरक्की को दिखाना या उपरोक्त सभी। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा? चीफ की दावत कहानी का उद्देश्य बताना है आपको। बताइए और साथ में इसके रचनाकार का नाम भी बताइए कि यह किसकी कहानी है, कौन है इसके रचनाकार। बिल्कुल सही। जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। चीफ की दावत कहानी का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्यक्ति की मनोगत स्थिति और विकृत चिंतन को उजागर करना और यह भीष्म साहनी की कहानी है। हमारा अगला प्रश्न है, राही मासूम रज्जा की रचना है।
आपको बताना है कि इनमें से राही मासूम रजा की रचना कौन सी है। आपके पास ऑप्शन है कितने पाकिस्तान, विश्रामपुर का संत, टोपी शुक्ला या जुलूस। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए कौन सी रचना राही मासूम रजा की है, और साथ में उसका रचना काल भी बताना है आपको। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 3 बताया है उनका आंसर सही है। राही मासूम रजा की रचना टोपी शुक्ला है और इसका समय 1969 ईस्वी है। हमारा अगला प्रश्न है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है। आपको बताना है दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है। आपके पास ऑप्शन है नाटक, उपन्यास, कहानी या रेखा चित्र। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है और साथ में इसके रचनाकार का नाम भी बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। साथियों जो पहली बार चैनल पर आए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिन साथियों ने इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखा है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, नहीं तो प्लेलिस्ट में सारी वीडियो को जो है वो मैंने डाल रखा है, आप वहां से भी देख सकते हैं। बताइए दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 1 बताया है उनका आंसर सही है, दूसरा दरवाजा नाटक है। किसका नाटक है ये, तो लक्ष्मी नारायण लाल का। हमारा अगला प्रश्न है, काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी। आपको बताना है कि काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी। आपके पास ऑप्शन है दंडी, वामन, भामह, आनंदवर्धन। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, बताइए। काव्य दोष की परिभाषा इनमें से सबसे पहले किसने दी। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है, सबसे पहले जो है वो वामन ने दी है। हमारा अगला प्रश्न है, हंसते निर्झर दहकती भट्टी कृति के रचनाकार हैं। आपके पास ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, विष्णु प्रभाकर, कुंवर नारायण, रघुवीर सहाय। तो साथियों इसका सही आंसर क्या होगा, हंसते निर्झर दहकती भट्टी के रचनाकार का नाम बताना है और साथ में इसकी विधा भी बतानी है आपको। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, किसकी रचना है ये। बिल्कुल सही, जिन साथियों ने ऑप्शन नंबर 2 बताया है उनका आंसर सही है। यह रचना जो है वो विष्णु प्रभाकर की है और इसका समय 1966 ईस्वी है। किस विधा की रचना है ये, बताइए किस विधा की रचना है, हंसते निर्झर दहकती भट्टी। बिल्कुल सही, तो यह एक यात्रा वृतांत है विष्णु प्रभाकर का। तो साथियों ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन पर हमने चर्चा की। साथियों जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, नहीं तो आप प्लेलिस्ट से जाकर भी देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस को डाल दिया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगली क्लास में।